नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और सूचना दूंगा कि आप लोग चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, चूंकि यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, दरोगा भर्ती हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से प्रश्न जो वो जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सभी प्रतियोगियों के लिए ये बेस्ट बुक है, जिसमें हिंदी भाषा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग, वचन कारक, पूरा का पूरा जो हिंदी है वो कवर किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो ग्रामर का भाग है, और ग्रामर के साथ साथ ग्रामर के साथ साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पत्र लेखन भी है, निबंध भी है। ये देखिए पत्र लेखन लिखा है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये जो सभी चीज़ें, कार्यालय, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सब कुछ आरओ एआरओ में पूछा जाता है। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, टिप्पण, प्रेस विज्ञप्ति, यदि सूचना, ये सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। निबंध कैसे लिखें, कौन कौन से निबंध हैं जो प्रमुख निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सब भी इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बेस्ट बुक मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। खबर की शुरुआत करेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में बाबुओं की बम्पर भर्ती की नोटिस जारी। बाबुओं के एक भर्ती होनी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ महीनों पहले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद से चीज़ें रुकी थी। चीज़ें इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि नियमावली में बदलाव नहीं किया गया था। तो नियमावली में ऑफिशियली बदलाव कर दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भर्ती होगी। पिछले महीने जनवरी के महीने में ही ये नियमावली में बदलाव कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज, शनिवार 8 जनवरी 2022। और यहाँ पर पहले किस तरीके की नियमावली थी ये देखिए, यहाँ पर लिखा है। पहले जो सरकारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो इत्यादि भरते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया। प्रतिस्थापित व्यवस्था ये है, यहाँ पर लिखा है कि विद्यालयवार चयन समिति बनाई जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर चयन हेतु चयन समिति का गठन जो समिति बनाई जाएगी, जो इन विद्यार्थियों को चयनित करेगी लिपिक के रूप में, उसमें कौन कौन होंगे। तो जो प्रबंधक होगा उसको अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद में डीआईएस के द्वारा नामित कोई एक सदस्य सचिव होगा। जिला सेवा योजना अधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेगा। जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी सदस्य के रूप में रहेंगे। और यहाँ पर लिखा एक चीज़ यहाँ पर खास तौर से रखी गई है कि 1 2 3 4 ये जो भी क्रम संख्या है सदस्य की और सचिव की और अध्यक्ष की, इसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी किसी को नामित करेगा, उसी श्रेणी के किसी व्यक्ति को। तो उसमें इसका भी ध्यान रखना है कि एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि के जो लोग हैं वो समिति में जरूर रहें। पात्रता के बारे में यहाँ बताया गया कि 50% पीईटी में जिन विद्यार्थियों के हैं वही विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये देखिए लिखा 50%। और नीचे लिखा आवेदन की प्रक्रिया, प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में 50% एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। लिखा जनपद पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। तो जो रिक्त पद होंगे वो डीआईओएस को देंगे, वहाँ के जो प्रबंधक इत्यादि हैं, और उसके बाद में डीआईओएस द्वारा उक्त पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित और जो भी चीज़ें देखने के बाद में इसका पूरा प्रस्ताव बना करके शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित कर दिया जाएगा। नीचे लिखा है इसके बाद में कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का जो विज्ञापन है वो प्रकाशित करवाया जाएगा। विज्ञापन में पद का वेतनमान सब कुछ दिया रहेगा, पूरा दिशा निर्देश दिए जाएंगे विज्ञापन में ही, और अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। तो अलग अलग विद्यालय की भर्तियां आएंगी, और उसमें आपको समाचार पत्र के माध्यम से आप देखेंगे ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भर करके उस विद्यालय को भेजना होगा। लिखा उसकी छाया प्रति भी भेजनी है डीआईओएस को। जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी को विज्ञप्ति में प्रकाशित करवाया जाएगा कि इस आईडी पर आपको भेजना है अपना आवेदन पत्र। आयु सीमा के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में होती है अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और कम से कम 21 वर्ष। 21 नहीं है, यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष रखी गई है। 18 से लेकर के 40 वर्ष ये आयु सीमा रखी गई है। फीस भी यहाँ पर तय कर दी गई है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग की और ओबीसी की फीस 750 रुपये है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी गई है। इंटरमीडिएट विद्यार्थी और पीटी में 50% वाला विद्यार्थी आवेदन कर सकेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ट्रिपल सी के बारे में भी जानकारी दी गई है।
इंटरमीडिएट के साथ साथ में या तो आप ट्रिपल सी हो कंप्यूटर, और या तो फिर आप जो है कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, ये देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस एक विषय हो तब भी चल जाएगा, अथवा डोएक या नाइलेट के द्वारा ट्रिपल सी होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो तो वो भी चलेगा उसके समकक्ष। और यहाँ पर टाइपिंग अनिवार्य है, लिखा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति न्यूनतम 25 और जो अंग्रेजी टाइपिंग है वो 30 होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से सीधे सीधे पहले टाइपिंग करवाई जाएगी। टंकण परीक्षा जनपद के जो ITI होगा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ पर टाइपिंग होगा। टंकण परीक्षा हेतु तो चयन समिति एक पद के सापेक्ष 10 गुना विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यदि एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाता है, यानी कि जितनी पोस्ट हैं उसके 10 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, जितने लोग आवेदन करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा किसी विद्यालय में विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं तो फिर ये देखा जाएगा जिनका परसेंटाइल ज़्यादा है, 50 तो न्यूनतम मांगा ही गया है, जिसका परसेंटाइल ज़्यादा है उन टॉप 10 विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा। एक पद के सापेक्ष 10, अगर 2 पद हैं तो 20, 3 पद हैं तो 30, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए डायरेक्ट। कंप्यूटर परीक्षा क्वालिफाइंग ही होगी, पर इसका और कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा निर्धारित, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे लिखा है कि टंकण परीक्षा अगर कोई क्वालिफाई कर जाते हैं तो PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट बना लिया जाएगा। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में पद के 3 गुना विद्यार्थियों को का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 20 नंबर का होगा यहाँ पर देखिए। और जो चयन समिति में आप लोगों ने देखा था, जो सरकार के अधिकारी थे और जो मैनेजर था, प्रबंधक था, वो अध्यक्ष होगा, वो इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेगा और उसके बाद में इन विद्यार्थियों को फाइनल रिजल्ट आएगा। अगली सूचना है UPSSC की पुरानी भर्तियों के साथ साथ में नए अधियाचन। UPSSC में पुरानी भर्तियां तो हैं ही बहुत सारी जो पूरी नहीं कर रहा है UPSSC, और जानकारी निकल करके आई है कि UPSSC में इस बीच बहुत सारे जो अधियाचन हैं वो भी आ गए हैं। हालांकि अधियाचन तो पहले ही 50,000 पदों के लगभग आ गया था, और लेकिन कुछ में EWS का विवाद था, कुछ और विवाद था, जिसकी वजह से वो अधियाचन वापस भेज दिए गए थे कि आप संशोधित करके वापस भेजें विभाग से। संबंधित विभाग से जो अधियाचन है वो वापस UPSSC आ चुके हैं संशोधित होकर के, जिसमें मैंने कल ही बताया था कि ASO का भी पद है, जूनियर असिस्टेंट के भी पद हैं, और लोअर की भी भर्ती है। इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत सारे पद हैं, वीडियो की भी पद हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो नई भर्तियां हैं उनके जो विज्ञापन है वो कब आएंगे, और जो पुरानी भर्तियां हैं वो कब कंप्लीट हो पाएंगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। हाईकोर्ट ने पूछा है आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों के क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक। 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक भर्ती विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की तिथि निर्धारित की है, और यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के 1 अंक बढ़ा दिए जाएं, इसके बावजूद भी अंक नहीं बढ़ाए गए। अब समझ में नहीं आ रहा है PNP को कि चूंकि विद्यार्थियों का जो चयन है वो पूरा हो गया लगभग 69,000, और अब अगर 1 अंक बढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएंगे। कंटेम्प्ट की याचिका थी, और जो याची था जिसने कंटेम्प्ट किया था, यहाँ पर लिखा कि वो अनुसूचित वर्ग का था। ये देखिए, अवमानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी है, और हाईकोर्ट से विशेष याचिका में वह दूसरे नंबर का याची था। उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। लिखा हुआ है वहीं पर 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में भी कि OBC वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में भी सरकार से जवाब तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भर्ती में OBC वर्ग के 6800 रिक्त पदों पर की नियुक्ति के शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 पद खाली रह गए थे। इन 6800 पदों पर OBC अभ्यर्थियों की नियुक्ति के खिलाफ एक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चला गया है। SSC CGL 2020 टियर 2 की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई। इग्नू में अगर आप लोगों को किसी भी
कोर्स में प्रवेश लेना है तो 21 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है सीबीआई जांच से भी उठा प्रतियोगी छात्रों का भरोसा। यूपीएससी की लगभग 6 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग 600 भर्तियों की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन सीबीआई कुछ कर नहीं पाई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच से भी प्रतियोगी छात्रों को हताशा ही मिली है। जांच को 4 साल बीत चुके हैं और अब तक किसी के खिलाफ कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं हुई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र सीबीआई जांच में लेट लतीफी के लिए प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं दिया और इसी वजह से भर्तियों में धांधली के लिए दोषी लोग अब तक पकड़ से बाहर हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर अपनी जो मांग पत्र है वो जारी किया है और यहीं पर निशाना साधा है। असल में सरकार भी नहीं चाहती है कि इसकी कोई जांच हो और भाजपा सपा की सरकार जो है मिलजुल करके इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। छात्रों के दबाव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन सीबीआई जो जांच है उसका सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। सीबीआई ने बहुत सारे लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नहीं दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस भर्ती 2015, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एपीएस भर्ती के मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ को नामजद किया है, लेकिन किसी भी मामले में कोई भी अभी तक सीधी कार्रवाई नहीं हो सकी है। सीटेट का रिजल्ट और पहले आना था लेकिन नहीं आ पाया, क्योंकि इस बार सीटेट जो है वो कई पालियों में परीक्षा हुई थी, बहुत दिन तक परीक्षा चली थी ऑनलाइन और बहुत सारे विवाद थे, प्रश्नों को लेकर के विवाद थे और अनुवाद को लेकर के भी विवाद थे। विद्यार्थियों ने चैलेंज भी किया है, जिसकी वजह से परिणाम में थोड़ा सा देरी हो रही है और ये जो परिणाम है वो मंगलवार या बुधवार को जरूर जारी हो जाएगा। जहाँ तक पूरी संभावना है कि 100% मंगलवार को सीबीएसई सीटेट का जो परिणाम है वो जारी कर देगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।